और अब खबरें तफसील से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, साल 1993 में मुंबई सीरियल धमाके का कसूरवार 68 साला जलीस अंसारी उर्फ डॉक्टर बम जुमेरात यानी कि 16 जनवरी से लापता हो गया है। वो उम्र कैद की सजा काट रहा था, पैरोल पर था। आपको बता दें कि आज दहशतगर्द डॉक्टर जलीस अंसारी की पैरोल की मुद्दत खत्म हो रही है और उसको अजमेर जेल पहुंचना था, लेकिन उससे पहले जुमेरात की सुबह 5 बजे से वो लापता बताया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या सीरियल बम धमाकों का कसूरवार दहशतगर्द जलीस अंसारी गया कहाँ है? 26 जनवरी से पहले अनीस के गायब होने पर सिक्योरिटी एजेंसियों की फिक्र भी बढ़ गई है। महाराष्ट्र एटीएस, मुंबई क्राइम ब्रांच समेत दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां जलीस अंसारी की जांच में लगी हुई हैं। दहशतगर्द जलीस अंसारी की तलाश में छापेमारी भी की जा रही है, लेकिन जो मुंबई के सीरियल ब्लास्ट हुए थे उसका एक कसूरवार जो पैरोल पर दरअसल बाहर था वो गायब बताया जा रहा है। खुद घर वालों ने इस बात की शिकायत जो है वो दर्ज कराई है। कहा यह जा रहा है कि सुबह 5 बजे जुमेरात के दिन सुबह 5 बजे लापता हुआ और उसके बाद से ही वो कहीं भी उसका सुराग नहीं मिल रहा है, जिसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट हो गई, जो कि 26 जनवरी नज़दीक है और ऐसे में इस तरह के खूंखार दहशतगर्द का बाहर होना कहीं ना कहीं खतरे की घंटी को बजाता है। मतलब हम तो इतना परेशान हुए उनके भागने के बाद से। हम लोग तो कुछ चाहते हैं कि वो खुद अरेस्ट हो जाए, नहीं तो हम लोग का पूरा घर परेशान है। पूरा मेरे चाचा, बुआ, बहन, भाई, हम लोग चारों भाई लोग इतने परेशान हो गए, अब हम लोग थक गए, परेशान हो गए। बोलो बताओ हम लोग क्या करें। एकदम मेरे चाचा भी पुलिस चौकी में, हम लोग सुबह 9 बजे से बैठे हैं और हम लोग हर तरफ हर तरीके से पूरा कोऑपरेट करेंगे, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हम लोग नहीं चाहते कि ये सब ऐसा काम होए जिससे मेरी माँ तकलीफ़ में आ जावे, मेरी दादी तकलीफ़ में आ जावे और हमारा घर परेशान हो जावे। जम्मू और श्रीनगर एयरपोर्ट की हिफाजत में बड़ी तब्दीली की गई है। अब सीआईएसएफ के पास 31 जनवरी से दोनों अहम एयरपोर्ट की हिफाजत की जिम्मेदारी होगी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने दोनों एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का जायजा भी लिया, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि सिक्योरिटी में तब्दीली की वजह डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी भी है। गिरफ्तारी के वक्त वो श्रीनगर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में तैनात था और जिसके बाद उसका जो चेहरा असली सामने आया है, उसके बाद एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को लेकर भी कहीं ना कहीं बदलाव जो हैं वो किए गए हैं। यही वजह है कि सीआईएसएफ के पास 31 जनवरी से दोनों यानी कि जम्मू और श्रीनगर दोनों एयरपोर्ट की हिफाजत की जिम्मेदारी रहेगी। अब सीआईएफएस ही 31 जनवरी से दोनों अहम एयरपोर्ट की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर संभालेगा और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने दोनों एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का जायजा भी लिया, जिसके बाद फैसला लिया गया कि सीआईएसएफ अब दोनों ही एयरपोर्ट की, जम्मू की भी श्रीनगर की भी सिक्योरिटी पर खुद नजर रखेगा। और ऐसा किस लिए किया गया है हम सभी जानते हैं, क्योंकि इस तरह से डीएसपी रैंक के अफसर की गिरफ्तारी हुई है, दहशतगर्दों के साथ उसको पकड़ा गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं और भी इस तरह के दहशतगर्द या इस तरह की मानसिकता वाले लोग ना हो, लिहाजा सीआईएसएफ को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि खुद देवेंद्र सिंह एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में तैनात रहा है, जिसको गिरफ्तार किया गया है और लगातार उससे पूछताछ भी की जा रही है। और ये जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से कई राज जो हैं वो खुल रहे हैं और दहशतगर्दी की दुनिया के कई तार डीएसपी देवेंद्र सिंह से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सिक्योरिटी का जायजा भी दोनों एयरपोर्ट का लिया गया है और सीआईएसएफ को जिम्मेदारी जो है वो दे दी जाएगी आने वाली 31 तारीख से। तो डीएसपी रैंक के अफसर देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद ये बड़ा फेरबदल जो है वो किया गया है, जिसके बाद अब दोनों ही एयरपोर्ट्स की जिम्मेदारी, निगरानी सीआईएसएफ करेगी। और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद और उर्मप रावण जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से आने के बाद जी मीडिया से हुई बातचीत में चंद्रशेखर ने कहा कि वो आइन को बचाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। साथ ही मायावती के इल्जामात पर चंद्रशेखर ने कहा कि वो बुआ हैं हमारी, और हमारे नुमाइंदे शुएब रजा ने उनसे कुछ बातचीत की कि आप छूटकर जा। पहले तो प्रतिक्रिया, क्योंकि अभी खबर आ रही है कि कल जामा मस्जिद आप पहुंचेंगे, क्या आप कह रहे हैं? देखिए, जामा मस्जिद तो हमारा धार्मिक स्थल है, वहाँ जाएंगे। हम गुरुद्वारे पे जाएंगे, सदगुरु रविदास जी महाराज के मंदिर पे जाएंगे, भगवान वाल्मीकि महाराज के मंदिर पे जाएंगे, चर्च भी जाएंगे। जो हमारे धार्मिक स्थल है वहाँ हम लोग जाएंगे। मेन जो समझने की बात है, आपके सवाल जरूर जो देश में आज सवाल है
सबको समझना पड़ेगा, सरकार हो या कोई भी हो, देश तो इसी से चलेगा। और ये हम सब कमजोरों को ताकत देता है अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने की, और संवैधानिक राइट है मेरा, तो मैं वो कर रहा हूं जो आर्टिकल 51 कहता है। भाग 4 आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है कि देश के कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। ये सरकार काट रही है, धर्म के आधार पर बांट रही है, नहीं चलेगा। क्या इसका थोड़ा सा एक, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि 4 हफ्ते तक आप दिल्ली नहीं आए गए, इसका थोड़ा दिल में मलाल भी है क्या कि दिल्ली रहते तो कुछ होता? देखिए, मैं प्रयास करूंगा कि माननीय अगर पुलिस और सरकार सब मिलकर हमें मार रहे हैं तो माननीय न्यायपालिका तो हमारी बात सुने। हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, मुझे इजाजत दें, हम अपनी बात रखेंगे। चंद्रशेखर, आखिरी सवाल, कुछ लोग ये कहते हैं कि आप जबरदस्ती प्रदर्शनों में जा रहे हैं, इस तरह का आरोप मायावती लगाती है, कई लोग, क्या कहेंगे? बुआ जी है, उनको अधिकार है, परिवार के लोगों को अधिकार दिए हमने। तकरीबन 15 दिन जेल में रहने के बाद छूटकर आए हैं जमानत पर, और उनका ये कहना है कि यकीनन क्योंकि 4 हफ्तों के लिए वो दिल्ली नहीं रहेंगे क्योंकि कोर्ट ने कहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अपनी बातों को अलग अलग प्लेटफॉर्म से रखते रहेंगे। कैमरामैन नरेंद्र के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा तो हो गए हैं, लेकिन अपने इरादे चंद्रशेखर ने बाहर आते ही साफ कर दिए जब चंद्रशेखर ने ये कहा कि वो एनआरसी और सीएए की मुखालफत जारी रखेंगे। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ चंद्रशेखर को जमानत दी है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद चंद्रशेखर आजाद की रिहाई हुई। रिहा होने के बाद चंद्रशेखर आजाद कई गाड़ियों के काफिले के साथ तिहाड़ जेल से निकले। जेल से छूटते ही चंद्रशेखर आजाद सीधे जोरबाग की करबला की दरगाह पहुंचे, जहां हामियों ने उनका इस्तकबाल किया। हम हर उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ेंगे जिसको सीए एनआरसी के नाम पे जब वो आंदोलन कर रहा था, एनपीआर के नाम पर आंदोलन कर, उसको पीटा गया, उसको सताया गया, उसको नाजायज जेल में डाला गया। हमारी भारतीय संविधान सुरक्षा समिति उसकी पूरी लड़ाई लड़ेगी, भीम आर्मी के माध्यम से उसकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे और ये आंदोलन जारी है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। आज चंद्रशेखर आजाद जामा मस्जिद और गोविंदपुरी के रविदास मंदिर जाएंगे। इसके बाद वो सहारनपुर रवाना होंगे। कोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद को रिहाई के 24 घंटे बाद दिल्ली छोड़ने को कहा है। क्राइम ब्रांच के 3 पुलिस अहलकार उसके साथ रहेंगे और उन्हें सहारनपुर छोड़कर आएंगे। दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान दरियागंज में हुए तशद्दुद में शामिल होने के शक में गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएए और एनआरसी की हिमायत में आरएसएस ने भी कमान संभाल रखी है। दिल्ली में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कारकुनान के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मजहबी रहनुमा और दानिशवरान ने शिरकत की। यह प्रोग्राम अगले 3 से 4 महीने तक मुल्क के अलग अलग शहरों में होगा। तकरीब में आरएसएस के सीनियर लीडर इंद्रेश कुमार ने इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ बहकाना, भड़काना और तोड़ना जानती है, वो जोड़ना नहीं जानती है। 1947 में मुल्क को तोड़ा, बाद में समाज को तकसीम करने का काम किया। उन्होंने कहा कि गलत फहमी नहीं फैलनी चाहिए। हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। अब जो नया कानून बना है उसमें ये कहा गया है 5+1 में उसको नागरिकता मिल जाएगी। 11 साल इंतजार नहीं करनी पड़ेगी। 5 वर्ष वो रहा तो 5 वर्ष में अगर उसकी रिपोर्ट है कि वो एक शांति प्रिय नेक हिंदुस्तानी नागरिक है, अपराधी नहीं है, किसी विदेशी गतिविधि में नहीं है, तो उसको 6वें साल नागरिकता मिल जाएगी। तो इसलिए आपको कानून के बारे में कितना गलत भड़काया जा रहा है ये उसका नमूना है। हम सब जन्म जन्म से हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। और दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ मुजाहरा जारी है। दिल्ली हाई कोर्ट के अहकामात के बाद पुलिस एहलकार मुजाहरीन को समझाने के लिए शाहीन बाग गए, लेकिन उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। पुलिस ने इस दौरान रास्ता खोलने की भी अपील की, लेकिन मुजाहरीन डटे रहे। वो हटने को तैयार नहीं हुए। ख्वातीन अभी भी मुजाहरा कर रही हैं। एसीपी सुखदेव विहार और एसएचओ शाहीन बाग एहतजाजियों से बात करने पहुंचे थे, लेकिन लोग हटने को तैयार नहीं हुए।
और लोगों को हो रही शदीद दिक्कत के बावजूद एहतजाजी दिल्ली के शाहीन बाग में शहरियत कानून को लेकर चल रही तहरीक खत्म नहीं करना चाह रही हैं। दिल्ली पुलिस ने एहतजाजियों से अपील की है कि वो रास्ता खाली कर दें। पुलिस ने कहा कि धरने की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन एहतजाजी मान ही नहीं रहे। दिल्ली के शाहीन बाग में शहरियत कानून के खिलाफ पिछले 34 दिनों से एहतजाज जारी है। दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म के बाद पुलिस एहतजाजियों को समझाने के लिए शाहीन बाग पहुंची, लेकिन वापस लौटना पड़ा। पुलिस ने एहतजाजियों से रास्ता खोलने की भी अपील की, लेकिन एहतजाजी डटे हुए हैं और वो हटने को तैयार नहीं। शाहीन बाग का रास्ता बहुत ही छोटा अंदरूनी रास्ता है। मुद्दा इतना अहम है कि रास्ता रोको का छोटा मुद्दा है, कानून रोको का बड़ा। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि शहरियत कानून को लेकर पहले 3 से 4 दिन जो दंगे हुए, उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस लीडर और कंपनी की है। मैं आज इस ऐतिहासिक मैदान पर कहने आया हूँ, पहले 3-4 दिन जो दंगे हुए, इसका पूरा जिम्मेदारी और दोष एक कांग्रेस ममता एंड कंपनी का है। कांग्रेस पार्टी ने देश में दंगे कराए। सीलमपुर में भी शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज कर रही ख्वातीन ने आम आदमी पार्टी के लीडर अमानतुल्लाह खान और अब्दुल रहमान की मुखालफत की। ख्वातीन ने दोनों लीडरान को एहतजाज में शामिल ही नहीं होने दिया और उनके खिलाफ गो बैक के नारे लगाए। लोगों ने अमानतुल्लाह और अब्दुल रहमान पर बदतमीजी करने का भी इल्जाम लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बड़ी खबर आपको बताएं, इसरो ने रकम की है एक और नई तारीख। मुल्क के सबसे ताकतवर मवासलाती मसनूई सैयारे GSAT-30 की कामयाब लॉन्चिंग हो गई है। इसरो ने रात यूरोपीय खलाई एजेंसी एरियन 5 लॉन्च व्हीकल के जरिए GSAT-30 को लॉन्च किया है। रात 2:35 पर GSAT-30 को एरियन 5 के जरिए रवाना किया गया। GSAT-30 INSAT-4A की जगह लेगा और इसकी कवरेज सलाहियत ज्यादा होगी। ये हिंदुस्तान का 24वां ऐसा सैटेलाइट है जिसे एरियन स्पेस के एरियन रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो कहा जाएगा कि एक और तारीख जो है रकम की गई है इसरो की तरफ से। यहाँ पर मुल्क के सबसे ताकतवर मवासलाती मसनूई सैयारे GSAT-30 की कामयाब लॉन्चिंग हो गई है। दरअसल ये लॉन्चिंग देर रात 2:35 पर की गई। GSAT-30 को एरियन 5 के जरिए रवाना किया गया। सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, वजारत दाखिला ने निर्भया के कसूरवार मुकेश की रहम की अर्जी सदर जमहूरिया के पास भेज दी है। जराये के हवाले से खबर है, वजारत दाखिला ने रहम की अर्जी खारिज करने की सिफारिश भी की है। पूरे मुल्क में यही मांग हो रही है कि चारों कसूरवारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो जाए, लेकिन कानूनी दावपेच का पूरी तरह से इन चारों कसूरवारों के वकील जो हैं वो कर रहे हैं। AP सिंह जो कि कसूरवारों का पक्ष जो है वो रख रहे हैं, उन्होंने पहले 2 कसूरवारों की क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की और उसके बाद कुछ वक्त जो है उनको मिला। उसके बाद वो क्यूरेटिव पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाती हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि अभी जो बाकी 2 कसूरवार हैं उनकी भी क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जाएगी। उसके बाद दूसरा रास्ता ये निकाल देते हैं कि ये सदर जमहूरिया के पास भी रहम की अर्जी दाखिल करते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि वजारत दाखिला ने निर्भया के कसूरवार मुकेश, दरअसल मुकेश उसका नाम है जो कसूरवार है, इसने रहम की अर्जी जो है सदर जमहूरिया के पास भेजी है, जिसको वजारत दाखिला ने इस रहम की अर्जी को खारिज करने की सिफारिश भी की है। और ऐसे में निर्भया की वालिदा जो कि लगातार फांसी की मांग कर रही हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भया के दरिंदों की फांसी की तारीख आज तय की जाएगी। 7 जनवरी को आए फैसले में पहले फांसी की तारीख 22 जनवरी तय की गई थी, लेकिन रहम की अर्जी दायर होने के बाद इस तारीख का बदलना तकरीबन तय माना जा रहा है। इस बीच सभी गुनहगारों को तिहाड़ जेल के फांसी वाली कोठरी में भेज दिया गया है। 22 जनवरी को नहीं होगी निर्भया के दरिंदों को फांसी। हमें इतना तो समझ आ गया कि अब उनको 22 तारीख को फांसी नहीं। आज बदलेगी निर्भया के दरिंदों की फांसी की तारीख। मुझे भी कोर्ट से इंसाफ चाहिए, अपने न्याय व्यवस्था से इंसाफ चाहिए
और उनको जल्द से जल्द फांसी चाहिए। कानूनी दफात, किसी शहरी के आईनी हुकूक और कोर्ट कचहरी की पेचीदगियां, इन सबको मिलाकर जो बात सामने निकल कर आ रही है, उससे ये साफ हो गया है कि निर्भया के चारों कसूरवारों की जिंदगी की चंद सांसें बढ़ जाएंगी। हालांकि निर्भया के चारों कसूरवारों को तिहाड़ जेल अहाते के कारावास नंबर 3 में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उन्हें फांसी पर लटकाया जाना है। मामले में कसूरवार विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह, मुकेश कुमार सिंह और पवन गुप्ता को 22 जनवरी को फांसी दी जानी थी। अब दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट निर्भया के कसूरवारों को फांसी की तारीख आज तय करेगी। आज दोपहर 3:30 बजे दोबारा समाअत होगी। इससे पहले कोर्ट ने कहा कि निर्भया के दरिंदों को 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जाएगी। जुमेरात को पटियाला हाउस कोर्ट में इस समाअत के दौरान बेंच ने ये बात कही। कोर्ट ने तिहाड़ जेल इंतजामिया से रिपोर्ट मांगी है कि जेल इंतजामिया को बताना होगा कि मर्सी पिटीशन दायर होने के बाद क्या जेल मैनुअल के मुताबिक फांसी की तारीख में बदलाव कर रहा है। जेल इंतजामिया को आज स्टेटस रिपोर्ट देनी है। मैं भी कोर्ट से यही मांग करती हूँ कि उनको अगर 1000 मौका मिलता है, 1000 उनका अधिकार है, तो मेरा भी अगर एक भी अधिकार है, तो मेरी बेटी की 7 साल पहले जान गई है, मुझे भी कोर्ट से इंसाफ चाहिए। इन सबके बीच सभी की नजरें वजारत खारजा और राष्ट्रपति भवन पर टिकी हैं। वजारत खारजा को मुकेश सिंह की मर्सी पिटीशन मिल गई है। कसूरवार मुकेश के वकील की 2 मांगे। पहली मांग, डेथ वारंट पर रोक लगाई जानी चाहिए। दूसरी मांग, डेथ वारंट रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि ये कसूरवारों की मर्सी पिटीशन पर फैसला आने से पहले जारी किया गया। एक तरफ वकीलों की दलीलें हैं तो दूसरी तरफ निर्भया के पिता को अब भी ये लगता है कि फांसी 22 तारीख को ही हो जाएगी। उनके मुताबिक कई ऐसे ऑप्शन भी हैं जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन कानून ऐसा हो सकता है। जेल मैनुअल के मुताबिक मर्सी पिटीशन खारिज होने के बाद 14 दिन के बाद ही फांसी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बड़ी खबर आपको बताया, अमेरिका का ईरान के मिसाइल अटैक के 9 दिन के बाद बड़ा कबूलनामा। अमेरिका ने माना है कि 11 फौजियों के जख्मी होने की जो पुष्टि है दरअसल अमेरिका ने किया। हालांकि शुरुआत में खुद सदर ट्रंप ने कहा था कि जो हमला हुआ है, जितनी भी मिसाइल दागी गई हैं, उससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अब 9 दिन गुजरने के बाद अमेरिका ने इस बात को माना है कि 11 फौजियों के जख्मी हुए थे, यानी कि 11 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए थे। ये अमेरिका के कुछ ठिकानों पर हमला दरअसल किया गया था और वहाँ पर कई मिसाइल जो है वो दागे गए थे, जिसके बाद ईरान का ये कहना था कि उसके तकरीबन 80 अमेरिकी फौजी मारे गए हैं। लेकिन ट्रंप ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अब अमेरिका ने इस बात को कबूल किया है कि उसके 11 फौजी दरअसल जख्मी